हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर के आई हूं जिस टॉपिक को स्टडी करने के बाद आपके इससे जुड़े हुए बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और आज के बाद अगर ये टॉपिक से आपके एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को अच्छे से पता होगा कि हमें एग्जाम में इसका आंसर किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है पूरे सीक्वेंस के साथ में। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो टॉपिक है आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डिफाइन करता है स्टेट को। आर्टिकल 12 किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि हमारा जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में हमें आर्टिकल 12 दिया गया है। इस आर्टिकल 12 ने हमें बताया स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट क्या है, इसमें हम किस किस को इंक्लूड करते हैं, ये हमें आर्टिकल 12 बताता है हमें हमारे भारत के संविधान के अंदर में। अब यहां पर आर्टिकल 12 जो है ये स्टेट को डिफाइन तो कर रहा है, लेकिन स्टेट की डेफिनेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी हम लॉ में कोई भी कंसेप्ट रीड कर रहे हैं, कोई भी कंसेप्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमारे माइंड में जो ख्याल आना चाहिए वो ये आना चाहिए कि इस कंसेप्ट को रीड करने का, स्टडी करने का ऑब्जेक्टिव क्या है। जब हमें उसका ऑब्जेक्टिव समझ आ जाएगा तो हमें वो कंसेप्ट भी अच्छे से माइंड में क्लियर हो जाता है प्रॉपर तरीके से। तो यहां पर हमें ये पता होना चाहिए कि हम स्टेट को क्यों पढ़ रहे हैं या स्टेट की डेफिनेशन को क्यों स्टडी कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत ही सीधे और सिंपल तरीके से समझाती हूं। हमारे पास, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, तो हम सभी लोगों के पास बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हम लोगों को देता है। जो फंडामेंटल राइट यानी कि हमारे मौलिक अधिकार हम सभी लोगों के पास, मेरे पास, आप सभी के पास हैं, ये मौलिक अधिकार हम सभी लोगों के पास हैं। तो ये अवेलेबल तो हम लोगों के पास है, लेकिन ये किसके अगेंस्ट में अवेलेबल होता है? दैट इज स्टेट। फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। तो आपको सबसे पहले यहां क्या लिखना है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द स्टेट। तो फंडामेंटल राइट किसके अगेंस्ट में अवेलेबल होता है? अगेंस्ट द स्टेट। फंडामेंटल राइट्स जो हमें दिया गया है वो पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया गया है। तो आप एक और फैक्ट यहां पर नोट करेंगे, फंडामेंटल राइट्स जो कि मेंशन है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में फंडामेंटल राइट यानी कि मौलिक अधिकार हमें संविधान देता है। यहां पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, उन राइट्स को जब हम एक्सरसाइज करते हैं, मौलिक अधिकारों को जब हम एक्सरसाइज करते हैं और उन मौलिक अधिकारों का एक्सरसाइज करते वक्त कोई वायोलेशन करता है, उन मौलिक अधिकारों का कोई हनन करता है या फिर फंडामेंटल राइट्स को कोई इन्फ्रिंज करता है, तो इसके लिए हम किसके पास में जाएंगे? स्टेट के पास जाएंगे। बिकॉज दीज फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। तो स्टेट के पास हम जाएंगे। रीजन बिहाइंड दिस, स्टेट इज द सुप्रीम गार्जियन, स्टेट इज द सुप्रीम गार्जियन। तो स्टेट सुप्रीम गार्जियन है हमारा। दैट इज द रीजन कि जब भी हमारा कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है या वायलेट होता है तो हम सीधा सीधा किसके पास चले जाते हैं? स्टेट के पास, और उनको रिक्वेस्ट करते हैं, उनको बताते हैं कि देखिए हमारा ये फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज हुआ है, वायलेट हुआ है, जो कि हमारा मौलिक अधिकार है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्टेट उस पर जो भी बेटर समझता है वो एक्शन ले सकता है। अब यहां हमें ये समझ आ गया कि हम स्टेट की डेफिनेशन को क्यों रीड कर रहे हैं, क्योंकि स्टेट हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, बीइंग सुप्रीम गार्जियन। बात समझ आती है? तो यहां पर हमें ये तो पता लग गया कि फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में दिए गए हैं
और स्टेट क्योंकि हमारा सुप्रीम गार्जियन है तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट किसी भी सिटीजन का इन्फ्रिंज होता है, किसी भी पर्सन का कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है या वायलेट होता है, तो दौड़ करके किसके पास जाएगा? स्टेट के पास जाएगा कि देखो मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हो गया है, मौलिक अधिकार है, होना नहीं चाहिए था, अब तो इन्फ्रिंज हो गया है, अब मेरी मदद करो। तो स्टेट सुप्रीम गार्जियन होने के नाते जो भी बेहतर समझता है वो डिसीजन वो उसके ऊपर में या वो हल वो हमें निकाल करके, वो सॉल्यूशन हमें निकाल करके देता है। अब यहां पर बात आती है कि स्टेट की डेफिनेशन में किस किस को इंक्लूड किया गया। तो यहां पर आर्टिकल 12 में हमें सबसे पहले देखना है कि स्टेट की डेफिनेशन में इंक्लूड किसको किया गया है। आर्टिकल 12 में किसे किसे इंक्लूड किया गया? देखिए, नंबर 1, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन, यूनियन यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की यहां पर बात हो रही है। मैं ब्रैकेट में लिख रही हूं सेंटर, राइट। सो यहां सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है। जब भी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करेंगे तो हम यूनियन से डिनोट करेंगे उसको, ठीक है जी। तो पहला जो हमारे पास आर्टिकल 12 में इन्होंने बताया कि स्टेट की डेफिनेशन में ये बॉडीज आ सकती हैं, दैट इज एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बॉडी है एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट। यहां पर स्टेट की बात की जा रही है कि स्टेट के एग्जीक्यूटिव या स्टेट का जो लेजिस्लेचर होगा वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में फॉल करेगा। नाउ नेक्स्ट इज लोकल बॉडीज, राइट। सो आप नेक्स्ट क्या लिखेंगे? थर्ड पॉइंट में आप लोग क्या लिखेंगे? लोकल बॉडीज। थर्ड पॉइंट है लोकल बॉडीज। लोकल बॉडीज में जरा बिना देरी किए हुए अपने माइंड पर थोड़ा सा स्ट्रेस डालिए और मुझे बताइए कि लोकल बॉडीज के अंदर में हम किस किस को इंक्लूड कर सकते हैं। लोकल बॉडीज के अंदर में हम लोग इंक्लूड करते हैं म्युनिसिपैलिटी को या फिर नगर पालिका को। तो आप यहां लिख लीजिए म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका, ये सभी कहां पर आ जाएंगे? ये सभी आ जाएंगे लोकल बॉडीज के अंदर में, नगर पालिका। ऑलराइट, तो ये हमारा क्या है? लोकल बॉडीज। अब थर्ड के बाद में हमारे पास नेक्स्ट जो आया है दैट इज अदर अथॉरिटीज। अभी देखिए ऊपर के जो 3 पॉइंट्स हैं ये आप लोगों को बहुत ही एक्सप्रेसली स्टेट कर दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने। एक्सप्रेसली स्टेटेड है यहाँ पर कि फर्स्ट पॉइंट में एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा यूनियन का, सेकंड में होगा एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, थर्ड में होंगी लोकल बॉडीज जो कि म्युनिसिपैलिटी, नगर पालिका वगैरह हो सकती हैं। फोर्थ पॉइंट जो हमारा है अदर अथॉरिटीज। अदर अथॉरिटीज में अब सवाल ये है कि हमारी मन मर्जी होगी तो हम किसी को भी यहां पर अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन में ले आएंगे और उसको स्टेट के दायरे के अंदर में फिक्स कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर कुछ केस लॉज आएंगे। अदर अथॉरिटी का जो सवाल है वो बहुत बड़ा हो गया क्योंकि इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन होना स्टार्ट हो गए। अदर अथॉरिटी का मतलब ऐसी कौन सी बॉडीज हैं जिनको हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में रख सकते हैं, ऐसी कौन सी इंस्ट्रूमेंटलिटी है जिसको हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में रख देंगे और वो स्टेट की डेफिनेशन के अंदर में फॉल कर जाएगा। स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर जाएगा तो यहां पर फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना ड्यूटी बन जाएगी क्योंकि फंडामेंटल राइट आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। तो अदर अथॉरिटी को जब भी आप अदर अथॉरिटी बनाएं और उसको स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करवाएं तो ये ध्यान दीजिएगा
कि आप बहुत सोच समझ करके उसको अदर अथॉरिटी के अंदर में लेकर के आएंगे, क्योंकि अगर अदर अथॉरिटी में ले आएंगे तो वो स्टेट की डेफिनेशन में सीधा सीधा फॉल कर जाएगा, राइट। तो यहां पर अदर अथॉरिटी का जो सवाल था वो बहुत बड़ा हो गया। अब इसमें केस लॉज आना स्टार्ट हो गए। केस लॉज हम लोग एक न्यू पेज पर ले रहे हैं, केस लॉज हम लोग एक न्यू पेज पर ले रहे हैं। देखिए, फर्स्ट जो केस आया था अदर अथॉरिटी को डिस्क्राइब करने के लिए, वो फर्स्ट केस था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। फर्स्ट केस कौन सा था? लैंडमार्क केसेस हैं, कुछ लैंडमार्क केसेस हैं, केस लॉज हैं कुछ, आप हेडिंग डाल लीजिए। कुछ केस लॉज हैं जिसमें फर्स्ट केस लॉज है शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। यहां पर ये कहा गया कि अदर अथॉरिटी की डेफिनेशन के अंदर में, अदर अथॉरिटी में हम हर उस ऑर्गेनाइजेशन को या बॉडी को ले आएंगे जो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करेगी, जो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म करेगी। यहां पर क्या कहा गया? द बॉडी हु परफॉर्म्स सॉवरेन फंक्शन, द बॉडी हु परफॉर्म्स सॉवरेन फंक्शंस and governmental functions and governmental functions। यहां governmental function से क्या मतलब है? governmental function का मतलब है in the welfare of state। स्टेट के वेलफेयर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होगा, स्टेट के वेलफेयर में जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा होगा या गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा या फिर सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसे हम नाम देंगे स्टेट का। ठीक है जी। या तो कोई सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन कोई भी बॉडी परफॉर्म कर रही है या फिर इसी के जैसा ही कोई काम कर रही है, लाइक नेचर का काम कर रही है। यहां पर क्या एक वर्ड आया? लाइक नेचर। लाइक नेचर, जिसको एक लीगल मैक्सिम से डिनोट किया गया। वो लीगल मैक्सिम है इजस्डिम जेनेरिस। इजस्डिम जेनेरिस, इजस्डिम जेनेरिस। इजस्डिम जेनेरिस का मतलब है लाइक नेचर, मतलब जैसा है उसके जैसा ही कुछ, राइट। तो अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जो काम कर रही है और वो ऐसा काम कर रही है कि वो सॉवरेन फंक्शन परफॉर्म कर रही है या गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म कर रही है इन द वेलफेयर ऑफ स्टेट, या इसी के जैसा ही कुछ काम कर रही है, तो उसको हम किसकी डेफिनेशन में ले आएंगे? स्टेट की डेफिनेशन में, अदर अथॉरिटीज की कैटेगरी में हम उसको डाल देंगे। ठीक है जी, अदर अथॉरिटीज की कैटेगरी में हम इसको रख देंगे। तो फर्स्ट केस तो आप लोगों को क्लियर हो गया। फर्स्ट केस आप लोगों को क्लियर हो गया कि कोई भी ऐसी बॉडी जो सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करती हो या उसके जैसा कोई फंक्शन परफॉर्म करती हो, तो उसको हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में ले आएंगे अंडर आर्टिकल 12 ऑफ स्टेट, राइट। आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि डिफाइन करता है स्टेट को। नाउ दिस वाज द फर्स्ट लैंडमार्क केस। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लैंडमार्क केस की। सेकंड लैंडमार्क केस क्या है हमारे पास? सेकंड लैंडमार्क केस हमारे पास में क्या है? सेकंड लैंडमार्क केस हमारे पास में है, थोड़ा सा यहां पर मुझसे रब हो गया है बाय मिस्टेक, तो मैं उसको अगेन नोट डाउन कर रही हूं। ऑलराइट, तो ये हम लोगों ने लिखा था। अभी नेक्स्ट हम लोगों के पास जो लैंडमार्क केस है शांताबाई के पास बाद में, वो हमारे पास कौन सा केस है? उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो सेकंड जो हमारा केस है दैट इज उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी।
उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस में क्या डिसीजन आया था? इसमें ये डिसीजन आया कि जो आपने शांताबाई केस में, यानी कि इससे पहले जो केस हुआ था, उस केस में जो आपने कैटेगराइजेशन किया, सॉवरेन और गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करने वाली बॉडी को आप स्टेट बता रहे थे, या उसके जैसा काम करने वाली बॉडी को आप स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करवा रहे थे अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटी। ये जो कैटेगराइजेशन था ना, सॉवरेन और गवर्नमेंटल फंक्शन वाला, ये कैटेगराइजेशन हमें कुछ समझ नहीं आया। तो साफ साफ ये कह दिया इस केस में दैट दिस कैटेगराइजेशन इज नॉट रैशनल, ये ठीक नहीं है, बस इतना बोल दिया। तो आप यहां लिख लीजिए कैटेगराइजेशन अंडर शांताबाई केस, अंडर शांताबाई केस was not rational, ये जजमेंट इस केस में आ गया था, राइट। अभी हमारे पास दो केस लॉस हम लोगों ने देख लिए हैं। नाउ थर्ड जो हमारे पास केस है वो है राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। थर्ड हमारे पास केस कौन सा है? राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो थर्ड केस हमारे पास आया। इन्होंने तो ये बोल दिया कि जो कैटेगराइजेशन शांताबाई केस में डिसाइड हुआ वो हमें समझ नहीं आया, सही नहीं है, वो सही नहीं है, बस इस केस में इतना बोल करके छोड़ दिया। अभी इसके बाद यहां कहानी खत्म नहीं हुई है, एक और लैंडमार्क केस आ गया। केस का नाम था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। तो आप लोग नोट डाउन करेंगे, राजस्थान इलेक्ट्रिसिटी राजस्थान स्टेट है, यहां आप स्टेट करेंगे राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल, अभी इस केस में क्या डिसाइड हुआ था? ऑल अथॉरिटीज, इस केस में इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ दैट ऑल अथॉरिटीज, इट वॉज हेल्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ दैट ऑल अथॉरिटीज, सभी अथॉरिटीज, कोई भी अथॉरिटी हो सकती है इसमें, ऑल अथॉरिटीज विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिएट किया गया है, विच आर क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और अ स्टैट्यूट, किसी लॉ में क्रिएट किया गया हो, और अ स्टैट्यूट। देखिए यहां कहा गया हर वो अथॉरिटी जिसको क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने या फिर किसी एक स्टैट्यूट ने, किसी लॉ ने, और वो अपनी सभी पावर कन्फर करती है बाय लॉ, कन्फर्ड ऑल पावर्स बाय लॉ, कन्फर्ड all the powers by law। बात समझ आती है? एक बार फिर से देखते हैं, राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल के केस में क्या जजमेंट आया था। यहां पर इन्होंने कहा हर एक अथॉरिटी जिसको क्रिएट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, हर वो अथॉरिटी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया या फिर किसी एक स्टैट्यूट ने, किसी अदर स्टैट्यूट ने क्रिएट किया हो, और वो अपनी सभी की सभी पावर्स कन्फर करती हो बाय लॉ, ऑल पावर्स कन्फर्ड बाय लॉ। तो ये अथॉरिटी को हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में, स्टेट की डेफिनेशन में फॉल करवा देंगे। बात समझ आती है? लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट रह गया और बात समझ नहीं आई, बात अभी भी समझ नहीं आई पूरे तरीके से। तो अब एक लैंडमार्क केस आया जो इस पूरी की पूरी गुत्थी को सुलझा करके चला गया। वो एक गोल्डन केस आया जिस केस का नाम था आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बिना देरी किए हुए इस अच्छे से केस का नाम हम सुंदर सुंदर अक्षरों में अपने नोट्स के अंदर में लिखते हैं। फोर्थ केस हमारे पास लैंडमार्क केस कौन सा है? आरडी शेट्टी
RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जिसको इतना लंबा लर्न नहीं करना वो लोग RD शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। जो एग्जाम आपका चेक कर रहे होंगे, आपका पेपर चेक कर रहे होंगे, वो इसको कट नहीं करेंगे। तो एयरपोर्ट अथॉरिटी से भी काम चल सकता है, बट क्योंकि मुझे आपको कंप्लीट करवाना है तो दैट इज इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RD शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऐसा केस था जिसने स्टेट की डेफिनेशन के अंदर आई हुई अदर अथॉरिटी की कैटेगरी को पूरे तरीके से सुलझा करके रख दिया। और इस केस ने कुछ टेस्ट लेट डाउन किए थे, कुछ टेस्ट लेट डाउन किए कि ये टेस्ट आपको करने पड़ेंगे। लिस्ट ऑफ टेस्ट थी, तो आप यहां पर लिख लीजिए टेस्ट लेट डाउन। सम टेस्ट वर लेट डाउन टू डिटरमाइन द बॉडी, या अदर अथॉरिटी भी आप लिख सकते हैं। यहां पर कुछ टेस्ट लेट डाउन किए जिन टेस्ट की मदद से हमें ये पता लगेगा कि ये जो बॉडी है वो अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में आएगी या नहीं आएगी। फर्स्ट जो टेस्ट था, ये टेस्ट कुछ इस तरीके से होंगे। फर्स्ट टेस्ट जो है वो है फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड। फाइनेंशियल कंट्रोल से रिलेटेड। जब भी हम किसी भी बॉडी को अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में लाएंगे तो हमें यह चेक करना है कि उस पर फाइनेंशियल कंट्रोल किसका है। अगर तो हमें लगता है कि स्टेट की डेफिनेशन के अंदर अदर अथॉरिटी में इसको रख सकते हैं क्योंकि फाइनेंशियल कंट्रोल मिल रहा है गवर्नमेंटल से, तो ये कहां आ सकता है, ये आ सकता है अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में, यानी कि स्टेट की डेफिनेशन में फॉल कर सकता है। आई एम सॉरी। सेकेंड हमारे पास है, हमें कंट्रोल चेक करना है। कंट्रोल आप कहेंगे मैम कंट्रोल तो अभी अभी जस्ट आपने बताया हमें फाइनेंशियल कंट्रोल। नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट परवेजिव कंट्रोल या फिर कंप्लीट कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब कंप्लीट कंट्रोल। हमें देखना पड़ेगा कंप्लीट कंट्रोल किसका है इस बॉडी के ऊपर में, जिस बॉडी को हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो कंप्लीट कंट्रोल हमें चेक करना पड़ेगा। पूरा का पूरा कंट्रोल किस तरीके से हो सकता है? फाइनेंस पे कंट्रोल हो, मैनेजमेंट के ऊपर में कंट्रोल हो, और साथ ही साथ जो पॉलिसी डिसीजंस लिए जा रहे हैं, पॉलिसी बनाई जा रही है या फिर डिसीजन लिए जा रहे हैं उस बॉडी के अंदर में, वो सभी कंप्लीट कंट्रोल की कैटेगरी के अंदर में आ जाएंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो कंट्रोल है वो किसका है, हमें ये चेक करना पड़ेगा उस बॉडी के ऊपर में। कंप्लीट कंट्रोल में मैंने आपको बता दिया फाइनेंस से रिलेटेड कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट से रिलेटेड कंट्रोल होगा, मैनेजमेंट का अपॉइंटमेंट है, रिमूवल है, ये सभी कंट्रोल की बात की जा सकती है इसमें। पॉलिसी मेकिंग से रिलेटेड कंट्रोल होगा, तो ये सब कंप्लीट कंट्रोल के दायरे के अंदर में आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज, हमें ये पता करना है कि कैरेक्टर क्या है। कैरेक्टर क्या है इस बॉडी का जिसको हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेक्टर से मतलब यहां पर किसी भी बॉडी का कैरेक्टर कैसा है। अब ये बॉडी तो आर्टिफिशियल बॉडी है, हम लोगों की तरह इंडिविजुअल की तरह तो नहीं है, तो इस बॉडी का कैरेक्टर कैसा है जिसको हम अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हैं। कैरेक्टर से मतलब यहां पर पे है गवर्नमेंटल इन एसेंस। एसेंस कैसा होना चाहिए, गवर्नमेंटल कैरेक्टर है या नहीं है, गवर्नमेंटल कैरेक्टर है या नहीं है, राइट। तो कैरेक्टर हमें ऐसे चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारे पास है कॉरपोरेशन है या नहीं है। कॉरपोरेशन से मतलब क्या है, ये एक बॉडी कॉरपोरेट है या नहीं है। बॉडी कॉरपोरेट का मतलब होता है जो अपने मेंबर्स से अलग होती है।
एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो अपने मेंबर्स से अलग रहता है, उसकी खुद की एक आइडेंटिटी होती है, राइट? उसकी खुद की एक आइडेंटिटी है, भले से वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है, बट स्टिल उसका एग्जिस्टेंस रहता है, उसका एग्जिस्टेंस रहता है, अपनी खुद की एक आइडेंटिटी रहती है, और साथ ही साथ वो एक कॉरपोरेशन की तरह एक्ट करता है। तो बॉडी कॉरपोरेट की जो भी एक्टिविटीज होती हैं, मैं अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहूं तो एक कंपनी जिस तरीके से होती है उसको हम कॉरपोरेशन कहते हैं या बॉडी कॉरपोरेट कहते हैं, वैसे ही यहां पर कॉरपोरेशन वर्ड लिखा गया कि कॉरपोरेशन का मतलब है कि ऐसी आइडेंटिटी जो अपने मेंबर्स से अलग आइडेंटिटी रखती हो और वो अपने इंडिविजुअल अपनी कैपेसिटी पर काम करती हो, उसकी खुद की एक कैपेसिटी हो, खुद की एक आइडेंटिटी हो। मेंबर्स की आइडेंटिटी से या मेंबर्स की कैपेसिटी से कॉरपोरेशन की आइडेंटिटी या कॉरपोरेशन की कैपेसिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको हम बोलते हैं कॉरपोरेशन। तो यहां पर कॉरपोरेशन का जो टेस्ट है हमें वो भी चेक करना पड़ेगा कि कॉरपोरेशन है या नहीं है। देन लास्ट जो टेस्ट है, वो लास्ट टेस्ट हमें क्या करना है, मोनोपोली स्टेटस चेक करना है कि मोनोपोली स्टेटस है या नहीं है। ये जो लास्ट टेस्ट है हमें ये चेक करना है कि मोनोपोली स्टेटस उस बॉडी का है या नहीं है। तो इन सभी टेस्ट को चेक करने के बाद जिस भी बॉडी पर या इंस्ट्रूमेंटैलिटी पर हम ये टेस्ट लेट डाउन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, जो आर.डी. शेट्टी के केस में टेस्ट लेट डाउन किए गए, एक बॉडी को अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने के लिए ये टेस्ट चेक करने के बाद हम उस बॉडी पे सभी टेस्ट अप्लाई करेंगे और चेक करेंगे कि ये सभी टेस्ट उस बॉडी पर फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे। देन हम उस बॉडी को या इंस्ट्रूमेंटैलिटी को स्टेट की डेफिनेशन में अदर अथॉरिटी की कैटेगरी के अंदर फॉल करवा देंगे, ले आएंगे। अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में आ गया, दैट मीन्स वो बॉडी या वो ऑर्गेनाइजेशन अब क्या बन जाएगा, अब वो स्टेट बन जाएगा और फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल अगेंस्ट दी स्टेट। ये देखिए, ये थी कहानी स्टेट की। स्टेट में हमें 4 केसेस टोटल हम लोगों ने पढ़े हैं। ये आर.डी. शेट्टी का जो केस था, इसमें हमें ये टेस्ट लेट डाउन करवाए गए टू डिटरमाइन द बॉडी अंडर द कैटेगरी ऑफ अदर अथॉरिटी, राइट। सेम ऐसा एक केस आया था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। तो आप एक केस और लिख सकते हैं, यहां पर आप एक और केस लिख सकते हैं लास्ट में। सेम टेस्ट है तो मैं अगेन यहां पर रिपीट नहीं करवाऊंगी, तो आप लोग बस केस का नाम लिख लीजिए। 5th केस जो हमारे पास है वो है अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। ये एक केस था, ठीक है जी। तो ये एक केस था जिसमें सेम आर.डी. शेट्टी वाला जो जजमेंट था वो आया था। तो आप यहां लिख लीजिए, आर.डी. शेट्टी का जो जजमेंट था, आर.डी. शेट्टी केस का सेम जजमेंट यहां पर फॉलो किया गया था, सेम जजमेंट फॉलो किया गया था। और वही टेस्ट यहां पर बता दिए गए थे कि जो हमने आर.डी. शेट्टी वाले केस में टेस्ट लेट डाउन किए हैं टू डिटरमाइन द बॉडी एज अदर अथॉरिटी, वही सेम टेस्ट यहां पर इस केस के अंदर में डाल दिए गए थे और बोल दिया गया था कि हम ऑलरेडी टेस्ट बता चुके हैं कि आपको कौन से पैरामीटर्स चेक करने हैं एक बॉडी को अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने के लिए। तो यही सेम यहां पर भी इस केस में जजमेंट आ गया था। अभी यहां पर बात आती है कि ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, जरा 1-2 एग्जाम्पल मैडम हमें दे ही दो अदर अथॉरिटी के अंदर कि स्टेट की डेफिनेशन में कौन कौन से बॉडीज आ सकती हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, LIC, तो आप एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख सकते हैं, एग्जाम्पल LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल, भेल, सेल। ONGC भी यहां पर आ जाएगा, तो आप यहां लिख सकते हैं ONGC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। ONGC है, गेल, भेल, सेल है, SBI है, ये सब इसके अंदर में आ जाएगा। तो एक्सेट्रा करके आप लोग लिख लीजिए, एक्सेट्रा, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि NCERT एंड कोऑपरेटिव सोसाइटीज
आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इनको एक्सक्लूसिवली बाहर कर दिया गया है, एनसीईआरटी को और बीसीसीआई को। एनसीईआरटी, बीसीसीआई अलॉन्ग विथ एक और आपका मैंने आपको बताया कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आप यहां लिख लीजिए ऐसे कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं, क्या ऐसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि स्टेट की डेफिनेशन से बाहर रखे गए हैं? यस। एक्सक्लूजन किस किस का किया गया? एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन किया गया, या एक्सक्लूड लिख सकते हैं आप, यहां पर एक्सक्लूड लिखिए सिर्फ, बेटर टू राइट एक्सक्लूड। एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ स्टेट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी। नेक्स्ट है बीसीसीआई, क्रिकेट से रिलेटेड है, सब लोगों को पता होगा, आईपीएल चल रहे थे अभी हाल फिलहाल में, है ना, तो सब लोगों को पता होगा, ठीक है। और कौन सी टीम जीती है ये भी पता होगा, मैंने भी देखा है, बट ये सब हमारा स्फेयर नहीं है तो हम यहाँ पर टच नहीं करेंगे, वो तो बीसीसीआई का नाम आ गया तो थोड़ा सा मैंने आप लोगों को जिक्र कर दिया। एनसीईआरटी, बीसीसीआई, इसके अलावा कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोऑपरेटिव सोसाइटीज ये सभी नहीं आएंगे स्टेट की डेफिनेशन में, ठीक है जी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, ये सभी एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। और एग्जाम्पल क्या है स्टेट के? एलआईसी, आरबीआई, ओएनजीसी, एसबीआई वगैरह, ये सभी एग्जाम्पल हो सकते हैं। गेल, भेल, सेल, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ, राइट। सो ये आपका था आज का टॉपिक। एक बार क्विकली हम लोग देखते हैं, किसी का अगर कुछ रह गया हो तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, सुनाओ, स्टार्टिंग हमने कहां से किया था? स्टार्टिंग हमने कहां से किया था? दिस वॉज आर स्टार्टिंग, दिस वॉज आर स्टार्टिंग। आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच डिफाइन स्टेट, जिसमें ये कहा गया कि पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। वो फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल होते हैं अगेंस्ट द स्टेट, दैट इज द रीजन दैट वी आर स्टडिंग स्टेट की डेफिनेशन। तो स्टेट की डेफिनेशन को पढ़ने का हमें एक सीधा सा कारण मिल गया कि जो फंडामेंटल राइट है वो स्टेट के अगेंस्ट अवेलेबल होते हैं, तो हमें ये तो पता लगे पहले कि स्टेट है क्या, तभी तो हम अपने फंडामेंटल राइट्स को एक्सरसाइज कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से, है ना। तो यहां पर स्टेट की डेफिनेशन में हमें बताया गया कि एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ यूनियन यानी कि सेंटर, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट ये भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। लोकल बॉडीज यानी म्यूनिसिपैलिटी, नगर पालिका, ये सब भी स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे। एंड अलॉन्ग विद इट अदर अथॉरिटीज, अदर अथॉरिटीज की जो डेफिनेशन थी वो हमें इंटरप्रेट करनी पड़ी थ्रू केसेस, थ्रू लैंडमार्क केसेस। तो यहाँ पर कुछ 5 केसेस हमने रीड किए हैं अदर अथॉरिटीज को डिटरमाइन करने के लिए। अदर अथॉरिटीज में सबसे पहला जो केस था वो था शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। इस केस में ये बताया गया कि जो भी बॉडी सॉवरेन या गवर्नमेंटल फंक्शन परफॉर्म करेगी उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में ले आएंगे, या फिर ऐसा कोई लाइक नेचर का वर्क कर रही है तो उसको हम स्टेट की डेफिनेशन में ले आएंगे। सेकंड केस हमारा क्या था? उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। उज्जमबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के अंदर हमें ये बताया गया कि जो कैटेगराइजेशन आपने शांताबाई केस में किया था वो कैटेगराइजेशन रैशनल नहीं था, हमारे दिमाग में नहीं बैठा, हमें समझ नहीं आया, तो हमें थोड़ा सा और क्लियर करो। तो एक और केस निकल करके आ गया जो कि था राजस्थान स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेस मोहनलाल। इसमें यह बताया गया कि वो हर वो अथॉरिटी जो क्रिएट की गई है बाय कॉन्स्टिट्यूशन या अदर स्टैट्यूट, जो कन्फर्ड, वो अथॉरिटी जो कन्फर करे अपनी पावर बाय लॉ, उसको हम कहेंगे अदर अथॉरिटी अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। नाउ नेक्स्ट हमारे पास है आरडी शेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम गोल्डन केस भी कहते हैं, आर्टिकल 12 का, जिसने सारा का सारा मामला सुलझा दिया। और कुछ टेस्ट इस केस में लेट डाउन किए गए थे ये डिटरमाइन करने के लिए कि जिस बॉडी को हम अदर अथॉरिटी में ला रहे हैं क्या वो इन टेस्ट को फुलफिल कर रही है। अगर कर रही है तो इसको कहां ले आओ? अदर अथॉरिटी में ले आओ, स्टेट की डेफिनेशन में। तो टेस्ट क्या क्या थे? फाइनेंशियल कंट्रोल चेक करेंगे, कंप्लीट कंट्रोल चेक करेंगे, कैरेक्टर चेक करेंगे गवर्नमेंटल है या नहीं है, कॉर्पोरेशन चेक करेंगे ही कॉर्पोरेशन है या नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि अपने मेंबर के साथ में कनेक्टेड है, अपने पार्टनर्स के साथ में कनेक्टेड है, राइट।
मोनोपोली स्टेटस चेक करेंगे। ऐसा ही एक और केस आया था इस केस के बाद में, आर डी शेट्टी के बाद, जिसका नाम था अजय हसिया वर्सेस खालिद मुजीब। आर डी शेट्टी का सेम यहां पर जो टेस्ट था वो सेम यहां लेट डाउन करवाया गया और बताया गया कि भाई ये सभी के सभी टेस्ट आपको चेक करने पड़ेंगे जो भी आर डी शेट्टी केस के अंदर में हमने बताए हैं। सेम यहां पर जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाएगा एक बॉडी को अदर अथॉरिटी की कैटेगरी में डालने के लिए। सो एग्जाम्पल्स मैंने आपको दिया, LIC, RBI, ONGC वगैरह है, और भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए, लेकिन कुछ एक्सक्लूजन है जिनको हम नहीं डालते हैं स्टेट की डेफिनेशन में। वो एक्सक्लूजन क्या है? NCERT है, BCCI है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज है, राइट। सो ये सभी मैंने आप लोगों को आर्टिकल 12 की डेफिनेशन में करवाया है। उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, यूजफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लाइक करना ना भूलें। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता लगेगा कि आप मेरे इस तरीके के वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसे ही और वीडियोस में आप लोगों के लिए यूजफुल वीडियोस लेकर के आती रहूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, लॉ क्लासेस बाय भावना तंवर पे। मेरे चैनल को फॉलो करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपको आगे आने वाले समय में बहुत जल्दी जल्दी मिलते रहें और आप अपडेट रहें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो इस तरीके की वीडियोस को देखने के लिए मेरा चैनल को फॉलो करिए। कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूंगी आपके वीडियोस, आपके रिक्वेस्टेड वीडियोस को बनाने का। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और यूजफुल वीडियो के साथ में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग।